तो यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल में आपको दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है 9 × 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन का मास आपको दिया हुआ है एंड अंडर द एक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर के रेडियस में घूमने लगता है और आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमता है इसका मतलब उसका वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यदि इसकी वेलोसिटी है तो वो एक सर्कल में रिवॉल्व करता है और उस सर्कल का रेडियस होता है r = mv/qb। एट ए स्पीड ऑफ दिस मच, ये उसकी स्पीड रहती है इलेक्ट्रॉन की। इफ अ प्रोटॉन ऑफ मास दिस मच kg हैज टू मूव इन अ सर्कल ऑफ सेम रेडियस एंड द सेम मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स स्पीड मस्ट बी इक्वल टू। तो कह रहे हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन की जगह हम प्रोटॉन को रख देते हैं और प्रोटॉन भी सेम रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व करता है और सेम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो बताइए कितनी स्पीड से प्रोटॉन को छोड़ना होगा। तो मैं जानता हूं कि जब एक चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है सर्कल में अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो उसका रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। तो हम चाहते हैं कि प्रोटॉन की रेडियस भी बराबर हो और प्रोटॉन को सेम मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा जाए और यह भी जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आपस में बराबर है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि mv जो है हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी ये कांस्टेंट रहने वाली है दोनों क्वांटिटीज के लिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 × 10⁻³ और यहां पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दी हुई है 3 × 10⁻6 और यहां पे डिवाइड कर देंगे मास ऑफ प्रोटॉन से। मास ऑफ प्रोटॉन भी दिया है 1.8 × 10⁻27 1.8 × 10⁻27। तो यहां से आपको मिल जाती है कि स्पीड ऑफ प्रोटॉन कितना चाहिए होगा। तो भाई यहां से 10⁻27 से ये 10⁻4 बचता है। 9 से ये गया आपके पास 0.2 टाइम्स और यहाँ डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगी 30 हो जाएगा। 2 से गया 15 टाइम्स, तो 15 × 10⁻², या लिख सकते हैं इसे 1.5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो भाई इतनी स्पीड से प्रोटॉन को फेंकना होगा यदि आप सेम स्पीड में उसे घुमाना सेम रेडियस के सर्कल में घुमाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बात समझ में आया। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि अनअकैडमी प्रोडिजी की तरफ से 20 लाख तक का आप कॉलेज ग्रांट जो है जीत सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक टेस्ट जो है उसमें अपीयर होना है जो 23 जनवरी 2022 से 22 को हो रहा है 10 AM ऑनवर्ड्स। ये क्लास 7th 8th 9th 10th इंजीनियरिंग और मेडिकल एस्पिरेंट जो क्लास 11th और 12th के हैं उनके लिए होने वाला है और इसमें एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड भी होने वाले हैं। ये ऑल इंडिया लेवल पर आप इस टेस्ट में compete कर रहे होंगे। इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, और कोड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप फ्री में इस टेस्ट को दे सकते हैं और 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। और भी इतने सारे जो हमारे पास यहाँ पे प्राइजेस हैं कि रैंक 1 जिसकी आएगी उसको मैकबुक एयर, और रैंक 2 3 आईफोन यहाँ पे मिलेगा, रैंक 4 5 को एप्पल आईपैड, और भी बहुत सारे इनाम यहाँ पर मिल सकते हैं आपको यदि आप टेस्ट में अपीयर होते हैं। तो टेस्ट में फ्री है, टेस्ट एकदम फ्री है। अपीयर होने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। उसके बाद यहाँ पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको ले लेनी चाहिए। तो ये जो टेस्ट सीरीज है बेटा इसमें जेईई मेन लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किए हैं अपने हाथों से, और इस टेस्ट को देने के बाद इसकी डिटेल टेस्ट रिपोर्ट भी आपके पास आएगी जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके कौन कौन से एरिया जो हैं वीक हैं। और जो 200 लर्नर्स होंगे, 200 लोग जो होंगे उनको मौका मिलेगा फ्री पढ़ने का, यानी कि 100% स्कॉलरशिप उनको मिल सकती है। आपको करना क्या है कि आपको एनरोल करना है, कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, जिससे आप जो है इतने सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं ग्रैब कर सकते हैं। IIT JEE कॉम्बैट है, 21 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होने वाला है 60 मिनट्स का, हर संडे होगा और 11 AM से स्टार्ट होने वाला है। इसमें मिलेगा क्या क्या आपको ये देखिए, आपको IIT JEE की क्वालिटी क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। दूसरा जो रिसेंट सिलेबस है JEE मेन का और एडवांस का उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो एजुकेटर्स द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, और सेपरेट टेस्ट होगा 11th 12th का और 13th का।
11th में 11th का सिलेबस, 12th में 12th का, और 13th में 11 12 दोनों का, है ना। और उसके बाद रियल टाइम जो है आपको AIR यहाँ पर मिलने वाली है, तो आप पता लग सकता है आपको कि आपकी प्रिपरेशन जो है कितने पानी में है और कितने आप अच्छा कर रहे हैं। तो इसका रियलाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। और ना सिर्फ ये टेस्ट होगा बल्कि टेस्ट के बाद जो यहाँ पे टॉप रैंकर्स होंगे उनके लिए स्कॉलरशिप और मेडल भी यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो फटाफट से आप इनरोल कर लीजिए, आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, और आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और इतनी सारी अपॉर्चुनिटी जो है उसे ग्रैब कर सकते हैं। चलिए आप चलते हैं वापस लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल में दिया है कि हैंगिंग ब्लॉक ऑफ मास m डैश prevents the smaller block of mass m from slipping over a movable triangular block of mass m. All the surfaces are frictionless and the strings and the pulleys are light. Value of mass m dash in terms of small m and capital M and theta is equal to. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा सिस्टम जो है वहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, पुली लाइट्स हैं, स्ट्रिंग आइडियल है। तो ये वाला जो ब्लॉक है स्मॉल m जिसका मास है वो इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर स्लिप नहीं होता है, या कह सकते हैं कि इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ये स्लिप नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा क्यों हो पा रहा है। तो ये तभी समझ में आ सकता है जब आपने ऐसा सवाल पहले कर रखा हो। एक सवाल मैं आपको यहां पे लेता हूं कि पुराने समय की बात है कि बहुत पहले एक ऐसा सवाल आया करता था, जब आपने मॉड्यूल पढ़ी होगी या चैप्टर जब पढ़ा होगा, कि आपके पास एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है जिसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है a के बराबर, और ये ब्लॉक यहां पे है स्मॉल m मास का। तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये इसके ऊपर स्लिप ना करे। देखिए चलेंगे दोनों ही, लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं करेंगे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में या बस में जो है खड़े हुए हैं इस तरीके से, और बस जो है एक्सेलरेट हो रही है, लेकिन आप अभी भी उसमें अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप बस के साथ चल तो रहे हैं, लेकिन बस के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, बस के रेस्पेक्ट में आप मूव नहीं कर रहे हैं, फ्लोर आपके लिए रेस्ट पर है, ये यहां पर कहा जा रहा है। तो भाई ये ब्लॉक को एक्सेलरेट कर रहे हैं ए से, लेकिन ये रेस्ट पर है विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि यदि विद रेस्पेक्ट टू वेज जो है मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, यदि विद रेस्पेक्ट टू वेज में फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, तो ये m मास का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा m इंटू ए के बराबर, और ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा mg के बराबर। ये वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा के बराबर है, तो ये थीटा है। तो mg के दो कंपोनेंट में कर सकता हूं, mg साइन थीटा, और यहां जाएगा आपके पास mg कॉस थीटा, mg कॉस थीटा। ma के दो कंपोनेंट कर सकता हूं, यहां पे आ जाएगा आपके पास ma कॉस थीटा, और यहां पे आपको मिलने वाला है ma साइन थीटा, ma साइन थीटा। एक नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ भी लग रहा होगा। मैं कह सकता हूं कि इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स आपस में बराबर होना चाहिए। इसका मतलब mg साइन थीटा जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, ma cos थीटा के, ma cos थीटा के। तो मास से मास कैंसिल आउट हो गया और एक ही वैल्यू मिल जाती है g tan थीटा के बराबर। a इज इक्वल टू g tan थीटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये रिलेशन भी आप याद रख सकते हैं कि यदि वेज के ऊपर ब्लॉक है, वेज को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो a इज इक्वल टू g tan थीटा की वैल्यू पर ये जो ब्लॉक है इसके रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रहने वाला है। अब वैसा ही सवाल यहां पर दिया हुआ है। देखिए बेटा, मैं मान लेता हूं कि ये स्लिप नहीं करता है फॉर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन a, ये वेज एक्सेलरेट हो रहा है a एक्सेलरेशन से, ये ब्लॉक भी एक्सेलरेशन a से नीचे जा रहा है, और ये इसके रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रहा है, ये बेचारा रेस्ट में है, रेस्ट में विद रेस्पेक्ट टू वेज, यानी कि ये भी एक्सेलरेशन a से आगे जा रहा है। तो मैं यहां पे न्यूटन्स सेकंड लॉ का इस्तेमाल कर सकता हूं कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है बेटा, ये पूरे सिस्टम पर नेट पुलिंग फोर्स कितना है, नेट पुलिंग फोर्स इज m डैश इंटू जी। दिस इज व्हाट, दिस इज नेट पुलिंग फोर्स ऑन दिस होल सिस्टम। सिस्टम में कौन कौन है, ये और ये, इस पूरे सिस्टम के ऊपर नेट पुलिंग फोर्स जो है वो m डैश इंटू जी के बराबर है, डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट हैज टू बी पुल्ड बाय दिस पुलिंग फोर्स। तो टोटल मास हमारे पास क्या है, m डैश प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो यहां पे मैं लिखूंगा m डैश प्लस स्मॉल m
प्लस कैपिटल M, ये हमारे पास है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। और हम ये सीख चुके हैं कि ये किसके बराबर होना चाहिए, g tan थीटा के बराबर ये एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस एक्सेलरेशन को g tan थीटा के बराबर कर दूंगा। इसको बराबर कर दीजिए g tan थीटा के, g से g कैंसिल आउट हो गया। अब हमें m डैश की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल m कैपिटल M और tan थीटा की टर्म्स में, थीटा की टर्म्स में। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा यहां पे m डैश cot थीटा, tan थीटा को मैंने लिख दिया 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा यहां आ गया, आपको मिल गया यहां पे m डैश प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M। m डैश को इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा m डैश कॉमन, cot थीटा माइनस 1, cot थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो यहां से आपको मिल जाता है m डैश इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन cot थीटा माइनस 1। तो ये m डैश की वैल्यू आपको पता चल जाती है, m डैश इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय cot थीटा माइनस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। बात आई समझ में? अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा, A block of mass small m, block का mass है small m, is placed on the top of a 6 kilogram cart such that the time period of the system is 0.75 second। ये आपके पास एक फिक्स्ड सपोर्ट है, यहां से एक स्प्रिंग अटैच्ड है जिसका k वैल्यू भी आपको यहां पे लिखा हुआ है। यहां कनेक्टेड है दो ब्लॉक्स जिनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस के बराबर है, इसका मास 6 kg के बराबर है, इसका मास m kg के बराबर है। अब कह रहे हैं कि इनके टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, कौन सा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यदि इस पूरे सिस्टम को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूं इस डायरेक्शन में, तो ये जो सिस्टम है ये इस तरीके से ऑसिलेट करने वाला है और उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 0.75 सेकंड के बराबर आपको दिया हुआ है। assuming there is no slipping between these two blocks, if the cart is displaced by 50 mm from its equilibrium position and released, then the coefficient of static friction mu s between the block and the cart is just sufficient to prevent the block from sliding. The value of mass m and mu s respectively are equal to। तो हमें mu s की वैल्यू निकालनी है और हमें क्या निकालना है, हमें मास m की वैल्यू निकालनी है। कहा जा रहा है कि हम इन दोनों के बीच में स्लिपिंग को नहीं मानना है, स्लिपिंग नहीं हो रही है इनके बीच में, इसको 50 मिलीमीटर से हम डिस्प्लेस करते हैं, यानी कि जब ये पूरा सिस्टम रेस्ट में होता है, कोई भी SHM नहीं है, और हम सबसे पहले इसको जो डिस्प्लेसमेंट देते हैं वही उसका एम्पलीट्यूड बन जाता है। यदि मैं इसको 50 मिलीमीटर यहां पे डिस्प्लेस करूंगा तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आएगा और इस तरफ भी 50 मिलीमीटर जाएगा, तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से 50 मिलीमीटर इधर 50 मिलीमीटर इधर जाएगा और इस तरीके से SHM हो रहा होगा। ठीक है, और कह रहे हैं यहां पे कि फ्रिक्शन जो है इन दोनों के बीच में इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द स्लिपिंग, यानी कि सबसे ज्यादा जब इनके बीच में फोर्स लग रहा होगा तो फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर रहा होगा, यानी फ्रिक्शन जो है जस्ट सफिशिएंट है इन दोनों के बीच में स्लिपिंग को रोकने के लिए, स्लिपिंग को रोकने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यहां लिखूंगा कि जो टाइम पीरियड है इसका पूरे सिस्टम का वो लिख सकता हूं 2 पाई अंडर रूट m बाय k। m हमारे पास पूरे सिस्टम का मास है बिकॉज ये एक साथ चल रहा है, तो दोनों मास लिखने पड़ेंगे हमें, स्मॉल m प्लस 6 डिवाइडेड बाय k। k की वैल्यू हमारे पास है 600 के बराबर, t की वैल्यू हमारे पास कितनी बराबर है 3/4 के बराबर है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और यहां पे आपको मिलेगा m प्लस 6 डिवाइडेड बाय 600 इज इक्वल टू 9/16। 9/16 पाई स्क्वायर को आप अप्रोक्सीमेटली 10 मान सकते हैं, पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 10 मान सकते हैं, तो आपका आंसर थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे आना चाहिए। एक बार फटाफट से ऑप्शन देख लेते हैं, क्या आंसर बहुत ज्यादा पास पास तो नहीं है। तो यहां पे हमने देखा कि आंसर बहुत ज्यादा पास पास तो नहीं है, तो मैं अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत ले सकता हूं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन लिया है कि पाई स्क्वायर को 10 के बराबर मान लिया है, तो आपको मिलेगा यहां पे 40 इंटू m प्लस 6 डिवाइडेड बाय 600 इज इक्वल टू 9/16 आपको यहां पे मिल जाता है। 0 से 0, 4 से गया 15 टाइम्स, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहां पे मास की वैल्यू मिल जाती है, मास की वैल्यू यहां से आपको मिल चुकी है। अब बात करें इसके फ्रिक्शन की बात करते हैं, फ्रिक्शन की बात करते हैं। अब देखिए ये जो 6 kg का ब्लॉक है ये तो डायरेक्टली अटैच्ड है इस स्प्रिंग से, तो स्प्रिंग जहां इसको ले जाना चाहे वहां इसको ले जा सकती है, स्प्रिंग जहां 6 kg को ले जाना चाहे वहीं उसको ले जा सकती है, लेकिन ये m मास का ब्लॉक और 6 kg के ब्लॉक में
एक फ्रिक्शन फोर्स है जो इनको साथ साथ चलाने में मदद कर रहा है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एम के जी के ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं एम के जी के ब्लॉक पर जो मैक्सिमम फोर्स लगता है वो म्यू एम जी के बराबर लग सकता है, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन दिस ब्लॉक। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, मास से डिवाइड कर देंगे, इसे मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगा इसका, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू जी, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू जी। और हम जानते हैं एसएचएम में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो सकता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन एसएचएम ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल ब्लॉक विच इज म्यू इंटू जी। अब इसको सॉल्व करना है। अब ए जो है बेटा एम्पलीट्यूड वो कितना है, 50 मिलीमीटर के बराबर है, तो 50 इंटू 10⁻⁻³ ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, 2π अपॉन टी का स्क्वायर, यानी कि 4π स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, टी का मतलब टाइम पीरियड, 3/4 का स्क्वायर विच इज 9/16 यहां पे लिख सकता हूं। और ये हो गया आपके पास एम्पलीट्यूड, या गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू जी की वैल्यू यहां पे मैं 10 के बराबर मान लेता हूं, वैसे 9.8 के बराबर दिया हुआ है लेकिन मान लेता हूं। तो पाई स्क्वायर से 10 जो है कैंसिल आउट हो गया, आपको म्यू की वैल्यू यहां से मिल जाती है। आंसर जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे भी नहीं आएगा, आपको 2.5 समथिंग मिलेगा, आपको 2.4 समथिंग भी मिल सकता है, और यहां पर भी आपको 0.3 के फिगर में आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे एसएचएम को भी इन्वॉल्व किया है, यहां पे वर्क एनर्जी पावर, यहां पे फ्रिक्शन को भी इन्वॉल्व किया है, फ्रिक्शन को भी यहां पर इन्वॉल्व किया गया है। तो यहां पे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम भी है, ये एसएचएम भी है, तो एक अच्छा सवाल यहां बन जाता है। ये अच्छा सवाल है, ये जेईई मेन के जो टफ क्वेश्चंस हैं उनमें से आप इसको एक मान सकते हैं। जो थोड़ा बहुत पोर्शन आता है, लेट्स से 10% 20% जो क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेन में, उनमें से ये सवाल है। यदि आप आसान क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी, उसके बाद यदि आपको टाइम बचता है तो आप ऐसे सवालों को जरूर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल में आपको दिया है कि वाटर टैंक है, उसको फिल कर दिया जाता है अप टू हाइट स्मॉल एज एंड इज बीइंग एम्प्टीड थ्रू अ स्मॉल होल एट द बॉटम। एक स्मॉल होल के द्वारा वो पानी जो है उसको लीक करवाया जा रहा है। रेशियो ऑफ द टाइम टेकन फॉर द लेवल ऑफ वाटर टू फॉल फ्रॉम h to h/2 एंड फ्रॉम h/2 to 0 इज इक्वल टू। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला मैं याद करवाता हूं कि मान लीजिए आपके पास ये एक टैंक है, वाटर का टैंक है, और इसके बॉटम पर एक स्मॉल होल है, इसके बॉटम पर एक स्मॉल होल है। इसमें जो लिक्विड का लेवल है वो h के बराबर था, वो लिक्विड का लेवल जो है h के बराबर था, लेट्स से इनिशियली, या h इनिशियल कह सकते हैं, h इनिशियल। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसके टैंक का वो कैपिटल A के बराबर है, और इसके होल का जो एरिया है ऑरिफिस का वो स्मॉल a के बराबर है। t इज इक्वल टू 0 पर ये सिचुएशन थी, और t इज इक्वल टू t पर सिचुएशन क्या होती है कि ये जो लिक्विड का लेवल है इसमें HI वो HF के बराबर हो जाता है, HF के बराबर लिक्विड का लेवल जो है हो जाता है HF के बराबर। तो इस पूरी प्रोसेस में जो लगने वाला टाइम है वो हम बता सकते हैं कि जो टाइम लगता है उसको h इनिशियल से h फाइनल होने में उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल A डिवाइडेड बाय स्मॉल a अंडर रूट ऑफ 2h I by g माइनस ऑफ 2h f by g। ठीक है, ये आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 2h by g माइनस अंडर रूट ऑफ 2h by g। ध्यान रखिएगा ये टर्म जो है हमारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए, बिकॉज हम टाइम निकाल रहे हैं। तो यहां पे ज्यादा वाला लेवल आएगा, यहां पे कम वाला लेवल आएगा। ये ज्यादा वाला लेवल है HI और ये कम वाला लेवल है। अब यहां पे हमसे रेशियो पूछा गया है कि h से h/2 और h/2 से 0। तो यहां पे वैल्यू हम रखेंगे पहले कि टाइम t1 लगता है, लेट्स से कहां h से h/2 जाने में, यानी कि h इनिशियल की जो वैल्यू है वो h के बराबर है और h फाइनल की जो वैल्यू है वो h/2 के बराबर है। यहां पे वैल्यू यदि हम पुट करते हैं तो आपको मिलता है t1 इज इक्वल टू कैपिटल A अपॉन स्मॉल a अंडर रूट ऑफ 2h by g माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2h by 2g।
अब यदि मैं बात करूं टाइम t/2 से h/2 से 0 होने तक लेवल को, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं t2 इज इक्वल्स टू कैपिटल A बाय स्मॉल a अंडर रूट ऑफ 2h/2 g माइनस ऑफ 0। इन दोनों वैल्यूज का आपको रेशियो निकालना है, तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2h/g माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2h/2g डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा यहां पे अंडर रूट ऑफ 2h/2g, अंडर रूट ऑफ 2h/2g के बराबर। तो यहां देखिए 2h/g से 2h/g कैंसिल आउट हुआ, 2h/g कैंसिल आउट हुआ, आपको यहां पे मिलता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ हाफ माइनस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ हाफ। तो वही हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो आ जाएगा आपके पास ये √2 माइनस 1/√2 और ये आ जाएगा आपके पास √2/1। √2 से √2 चला गया, आंसर आ गया आपके पास √2 माइनस 1। तो ये टाइम टेकन का रेशियो होने वाला है अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 के बराबर, अंडर रूट 2 माइनस 1 के बराबर। अब यदि आप बात कर रहे हैं जेईई एडवांस के बारे में बात करें, तो आपको इसका डेरिवेशन भी दिमाग में होना चाहिए कि ये डिराइव कैसे होता है। तो आप ये भी देख सकते हैं एक बार कि कैसे डिराइव होता है। तो यहां पे आप एक स्ट्रीम लाइन मान लीजिए, यहां पे आप एक स्ट्रीम लाइन मान लीजिए कि ये स्ट्रीम लाइन जो है यहां से यहां चली जाती है, यहां से यहां चली जाती है ना। तो सबसे पहले मैं एक बात तो ये कह सकता हूं कि ये एक स्ट्रीम लाइन फ्लो है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है। तो यहां पे बर्नौली थ्योरम भी लगा सकते हैं और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी लगा सकते हैं। तो मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल यहां पे कर रहा हूं कि मैं मान लेता हूं कि t इज इक्वल टू t पर जो लिक्विड का लेवल है वो यहां तक है, y के बराबर लिक्विड का लेवल है, y के बराबर लिक्विड का लेवल है। और टॉरिसली थ्योरम के अकॉर्डिंग जो बर्नौली थ्योरम से ही आता है, यहां पे लिक्विड का स्पीड बता सकता हूं कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 2g के बराबर यहां पे लिक्विड का स्पीड होने वाला है। यदि मैं t बराबर t पे कह देता हूं ये y के बराबर है लिक्विड का लेवल, तो t इज इक्वल टू t प्लस dt पर यदि बात करें, t इज इक्वल टू t प्लस dt की यदि बात करें तो क्या होगा, लिक्विड का लेवल जो है वो नीचे आ जाएगा, लिक्विड जो है यहां से नीचे आ जाएगा। इस तरीके से लिक्विड का लेवल कम हो जाएगा और मैं मान लेता हूं कि लिक्विड का जो लेवल है वो dy के अमाउंट से नीचे गिर जाता है, dy अमाउंट से लिक्विड नीचे गिर जाता है। अब इसके साथ क्या होगा, यहां ये जो है लिक्विड यहां से बाहर निकलेगा और लिक्विड जो बाहर निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gy स्पीड इनटू टाइम dt, और यहां पे मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इतना वॉल्यूम लिक्विड का यहां से बाहर निकलेगा और इतना ही वॉल्यूम यहां से अंदर जाना चाहिए, तो a इंटू dy इंटू यहां पे आ गया आपके पास एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम आ गया और ये भी आपके पास क्या है, वॉल्यूम है। तो भाई वॉल्यूम कंजर्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना वॉल्यूम नीचे आया उतना वॉल्यूम बाहर गया और फिर वहां से लिमिट लगा के ये फॉर्मूला डिराइव भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप डिराइव भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना सबसे पहली प्रायोरिटी पे है और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे है हमारा डेरिवेशन याद रखना, है ना।